हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये टॉप 500 क्वेश्चंस का जो ये सीरीज जो चलेगा, इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके इसी खजाने वाले वीडियो से ही पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको NSTI में सिलेक्शन लेना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, यानी कि इस सीरीज को, यानी इस पूरे सीरीज को ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मशीन वाइज का गाइड नट बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गन मेटल का बना हुआ होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मशीन वाइज के प्रमुख भाग एवं उनके पदार्थ निम्न हैं। अब आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मशीन वाइज होता है उसका हैंडल, वाशर, नट बोल्ट और पिन, ये सभी माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि मशीन वाइज का जो वाशर होता है वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है, तो वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। दूसरा है फिक्स जा, मूवेबल जा और आधार यानी कि बेस, ये सभी जो है वो ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। थर्ड नंबर में दिया गया है जा प्लेट्स जो है, यानी कि दोनों, एक मूवेबल और एक फिक्स, दोनों जो जा प्लेट है वो कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। अगला है गाइड नट यानी कि बॉक्स नट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा ही गया हुआ प्रश्न है कि जो गाइड नट होता है यानी कि जो बॉक्स नट होता है वो किस मटेरियल या फिर किस पदार्थ का बना हुआ होता है, तो वो गन मेटल या पीतल का बना हुआ होता है। अगला है स्प्रिंग जो होता है वो स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है। अगला है स्पिंडल। तो जो स्पिंडल होता है मशीन वाइज का वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बियरिंग का क्या कार्य होता है, यानी कि बियरिंग का कार्य बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाना, यही इसका कार्य होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी मशीन के घूमने वाले भाग को आधार प्रदान करने तथा मशीनी भाग को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए प्रयुक्त युक्ति बियरिंग कहलाता है। अब आइए इसके उद्देश्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि इसके प्रयोग करने के उद्देश्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है शाफ्ट को स्थिर स्थिति में पकड़ने तथा आधार प्रदान करने के लिए। दूसरा है शाफ्ट को मुक्त रूप से घूमने के लिए। तीसरा है घिसाव क्रिया को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड,
कौन बियरिंग रेखा स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रोलर बियरिंग जो है ये रेखा स्पर्श करती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रोलर बियरिंग रेखा स्पर्श करती है। इसमें रोलिंग एलिमेंट रोलर होता है। रोलर का दोनों चकरियों के साथ रेखा स्पर्श यानी कि लाइन कांटेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि बियरिंग का बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सतह को कारा करना, यानी कि केस हार्डनिंग की पद्धति अपनानी पड़ेगी। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बियरिंग का बाह्य रूप मजबूत करने के लिए केस हार्डनिंग किया जाता है। केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। इसके द्वारा बाह्य परत पर कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिससे बाह्य परत या आवरण कठोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बूश बियरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य दोष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाफ्ट और बियरिंग के बीच अधिक क्लियरेंस। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बुश बियरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य दोष शाफ्ट और बियरिंग के बीच अधिक क्लियरेंस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बॉल बियरिंग की गोलियां किस धातु की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निकल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉल बियरिंग की गोलियां निकल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। बॉल बियरिंग के पार्ट्स इनर रेस, बॉल्स, बॉल केज और आउटर रेस होते हैं। ये हल्के लोड के साथ उच्च स्पीड के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस सामग्री का उपयोग बियरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लकड़ी का उपयोग बियरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता है। और क्रोमियम स्टील का किया जाता है, कांसा का भी किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का भी किया जाता है, लेकिन लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है या प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लकड़ी का उपयोग बियरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थ्रस्ट बियरिंग जो है ये घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्रस्ट बियरिंग घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है। थ्रस्ट बियरिंग अक्षीय भार सहन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये बियरिंग घूमते हुए भागों के ऊपर जो अक्ष के समांतर भार पड़ता है उसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार कॉलर का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारी वजनों के लिए जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वे सामान्यतः होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलर बियरिंग होते हैं।
अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि रोलर बियरिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो इस बियरिंग में बॉल्स के स्थान पर रोलर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस बियरिंग में गोल आकार के रोलर केज में फिट करके बाहरी और भीतरी रिंग्स की रेस में लगे होते हैं। इस बियरिंग का प्रयोग अधिक भार यानी कि लोड तथा ऊंची स्पीड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सील निम्न में से किसकी नहीं बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लकड़ी की नहीं बनी होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सील के लिए चमड़ा, प्राकृतिक रबर तथा फैब्रिक्स का प्रयोग करते हैं, जबकि लकड़ी का प्रयोग सील के लिए नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। बियरिंग को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बियरिंग पुल्लर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो बियरिंग को बाहर निकालने के लिए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बियरिंग पुल्लर दो टांगों वाला ऐसा औजार है जिसके द्वारा बियरिंग को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। पुल्लर की टांगों को बियरिंग के आंतरिक रेस के साथ लगाकर चाबी या हैंडल से नट को टाइट करेंगे तो बियरिंग बाहर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सीमलेस ट्यूब बनाने की प्रक्रिया कही जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पियर्सिंग कही जाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो पियर्सिंग प्रक्रिया द्वारा सीमलेस ट्यूब बनाई जाती है। पियर्सिंग क्रिया 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ट्रिमिंग एक प्रक्रिया है जिसका साहचर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेस वर्क्स से, यानी कि प्रेस वर्क से। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ट्रिमिंग प्रक्रिया प्रेस फॉर्मिंग या प्रेस वर्क्स से संबंधित है। इसमें फॉर्ज पार्ट के लाइनों पर लगे फिन या अतिरिक्त मटेरियल आदि को डाइयों की सहायता से हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जॉब पर जिंक लेपन की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सियरडाइजिंग होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉब पर जिंक लेपन की जो प्रक्रिया होती है उसको सियरडाइजिंग कहते हैं या फिर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वाशर को सामान्यतः विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभिहित व्यास से किया जाता है। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वाशर को उसके अभिहित व्यास से विनिर्दिष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम पॉइजन अनुपात होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रबर में
उच्चतम पॉइजन अनुपात होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रबर में उच्चतम पॉइजन अनुपात होता है। स्टील लौह धातु है तथा तांबा व एल्युमिनियम अलौह धातु है। स्टील का पॉइजन अनुपात जो होता है वो न्यूनतम होता है और उच्चतम किसका होता है, तो रबर का उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आकुंचन भार निम्न पर निर्भर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी पर। अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है कृशता अनुपात पर निर्भर करता है या फिर रहता है। दूसरा है क्रॉस काटीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर रहता है। प्रत्यास्थता गुणांक पर भी निर्भर रहता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आकुंचन भार कृशता अनुपात क्रॉस काटीय क्षेत्रफल तथा प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों पटरियों को जोड़े रखना, यही इसका काम है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिश प्लेट का कार्य है कि रेल के दोनों पटरियों को जोड़े रखना, जिससे सुगमता से रेल पटरी पर गति करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस क्रिया में औजार घूमता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रवेधन जो प्रक्रिया है इसमें औजार घूमता रहता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रवेधन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औजार घूमता रहता है, जिससे हमारी कार्य क्रिया आसानी से होती है। किसी जॉब के ऊपर लगातार घूमते रहना और उसे वेधना प्रवेधना कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आइसोमेट्रिक थ्रेड के अंतर्गत कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि जो मीट्रिक जो थ्रेड होता है इसका एंगल 60 डिग्री का होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ दिया गया है चूड़ी के प्रकार और दूसरे तरफ दिया गया है उसका कोण दिया गया है। तो BSW जो चूड़ी है यानी कि जो थ्रेड है इसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। या फिर इसमें एक और पूछा जाता है BSP, इसका भी 55 डिग्री होता है। उसके बाद है BA थ्रेड का होता है 47.5 डिग्री होता है। उसके बाद आइसोमेट्रिक जो थ्रेड होता है इसका जो एंगल यानी कि जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। अगला है एकमी थ्रेड, और एकमी थ्रेड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री का होता है। उसके बाद फ्रेंड्स है बटरेस थ्रेड, तो इसका बटरेस थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो होता है 45 डिग्री होता है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मृदु इस्पात पर जस्ता को विलेपित किया जाता है, इसको कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी कि GI, यानी कि जस्तेदार लोहा कहा जाता है। अब आइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मृदु इस्पात पर जस्ता को विलेपित किया जाता है, इसे जस्तेदार लोहा यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि GI कहा जाता है। गैल्वेनीकरण एक धातु
कर्मिक प्रक्रम है, जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, मृदु इस्पात का गलनांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका? तो मृदु इस्पात का गलनांक, यानी कि माइल्ड स्टील का गलनांक। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मृदु इस्पात का गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, स्टील पर एक पतली फॉस्फेट कोटिंग जो कि एनामलों और पेंट के लिए बेस या प्राइमर का काम करे, इसके बनाने की प्रक्रिया कही जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पार्कराइजिंग कही जाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टील पर एक पतली फॉस्फेट कोटिंग जो कि एनामलों और पेंट के लिए बेस या प्राइमर का काम करती है, पार्कराइजिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिनेल कठोरता परीक्षण उपकरण किस आकार की स्टील ग्रेड का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 mm। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिनेल कठोरता परीक्षण उपकरण 5 mm आकार की स्टील ग्रेड का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई स्पीड स्टील। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी में से सबसे कठोर धातु हाई स्पीड स्टील है। दूसरा पॉइंट है इसका, माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25% होती है। इसे लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। अगला इसका पॉइंट है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2% से 4.5% तक होती है और ये भंगुर यानी कि ब्रिटलनेस भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले, एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।